चलिए, तो देखिएगा भारतीय इतिहास में जो है गुप्त काल के बेसिक जो एक पृष्ठभूमि थी या एक इंट्रोडक्शन था, मैंने वो कल आपको बताया था। आज से जो है हम इसके शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुप्त काल के समय में जो है कौन कौन से शासक और किन किन घटनाओं से यहाँ पर गुजरता हुआ जो है ये इतिहास चला था। इन बिंदुओं को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के 3 पायदान मैंने आपको बताया था कि एक जो है साक्ष्य को आपको याद रखना है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजवंश याद रखना है या शासक याद रखना है। उसके बाद जो है प्रशासन की पद्धति या व्यवस्था को याद करना है ना। इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि किन इनकी जो पृष्ठभूमि है उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि कुषाणों के बाद जिस राजवंशों की स्थिति मजबूत हुई उसे हम गुप्त वंश कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा परिचय के तौर पर जो है हम इनमें देखते हैं कि इनको उत्पत्ति के बारे में जो इतिहासकार उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल है याद रखिएगा रोमिला थापर का वैश्य मानना। ठीक है, तो गुप्ताज या गुप्त को जो है यहाँ पर वैश्य माना गया है, उनकी उत्पत्ति जो है वैश्य से हुई है यह माना गया है। इसके अलावा जो है इतिहासकारों का मानना है याद रखिएगा कि इसके संस्थापक जो है कौन है, श्रीगुप्त है। लेकिन याद रखिएगा इनके अभिलेखों से जो है जानकारी केवल क्या मिलती है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। इनका जो वंश वृक्ष है याद रखिएगा, इन वंश वृक्ष में रामगुप्त का भी समय आता है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं हमने इसको लिखा है, इसका कारण बताऊंगा मैं आपको। लेकिन याद रखिएगा कि इसके पहले जो है आपको साक्ष्य देखना होगा, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और या विदेशी यात्री। ठीक है, तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य हमने पढ़ा। याद रखिएगा ये सारे अभिलेख हैं जिनसे हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है सिक्के हो गए, मंदिर हो गए और चैत्य और विहार जो है इससे हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद हमने साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है कालिदास द्वारा रचित सभी साहित्यिक साक्ष्य देखा। ठीक है, उसी प्रकार विशाखदत्त, शुद्रक, वात्सायन और आर्य मंजूश्री कल्प, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है विदेशी यात्री में फाहियान और वेनसांग के बारे में पढ़ा हमने। हालांकि इसिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा कि इसिंग के द्वारा भी बहुत सारी जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है। चलिए, आज जो है हम शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा शासक। ठीक है, तो देखिएगा शासकों के क्रम पर एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहला जो शासक रहा है, ठीक है, उसको जानने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इन शासकों की जानकारी किससे मिली है। अभी तक जो पूरी जानकारी यानी गुप्त वंश की जो संपूर्ण जानकारी है इसके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन शासकों की जो वंशावली है, ठीक है, तो जो शासकों की वंशावली है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो 3 क्षेत्र याद रखिएगा कि शासकों की जो वंशावली का जो परिचय है, किसके बाद कौन शासक बना, इसके संबंध में जो जानकारी मिली है याद रखिएगा वो मिला है प्रयाग प्रशस्ति से। नाम याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के अलावा जो है इससे जानकारी जो मिलती है, ठीक है, यानी प्रयाग प्रशस्ति के अलावा जो है इसके संबंध में और भी जानकारी मिली हुई है। तो याद रखिएगा कुमारगुप्त का बिलसाड़ अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसाड़ अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रखिएगा जिसमें स्कंदगुप्त के जो है भीतरी स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ जो अभिलेख है इससे जानकारी मिलती है कि इनका जो आदि पुरुष है वो कौन है, श्रीगुप्त है। ठीक है, तो ये 3 अभिलेखों से जानकारी मिलती है इनके वंशावली के बारे में। याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहला जो नाम आता है इनमें वो है आपका श्रीगुप्त। ठीक है, देखिएगा श्रीगुप्त के बारे में याद रखिएगा तो देखिएगा श्रीगुप्त का जो परिचय है हमारे सामने, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसने जो है ना अपने समय काल के दौरान जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराज कौन होते हैं, राजा होंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये राजा नहीं था, ये सामंत के तौर पर महाराज था। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र का महाराज क्या होता है याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उस क्षेत्र का शासन करने वाला।
ठीक है, जो सामंत हुआ करते, देखिए जब हम लोग बात करेंगे किसी मुख्य केंद्रीकरण राजा की, तो वो जो है ना आपको परमेश्वर के तरीके से अपना नाम लिखता हुआ मिलेगा, किसी मुख्य बिंदुओं पर नाम मिलेगा, यानी उपाधि को बहुत बड़ा उपाधि लेगा, विक्रमादित्य टाइप का, है ना। लेकिन याद रखिएगा महाराज किसको बोलते हैं, या महाधिराज, ठीक है। तो ऐसे शब्द जब आएंगे, महाराज जैसे शब्द, तो याद रखिएगा कुषाणों के सामंत के तौर पर जो है ना ये इसने उपाधि धारण की थी महाराज की, ठीक है। तो कुषाणों के क्या था, ये सामंत था, तो इसका मतलब ये है कि ये राजा नहीं था, ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में ये राजा नहीं था, इसने एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे शासन किया था, जिसके कारण इसने कौन सा उपाधि धारण किया था, महाराज की, ठीक है। तो श्रीगुप्त के लिए याद रखिएगा कि यह जो है गुप्त वंश का आदि पुरुष कहलाता है, आदि पुरुष, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, गुप्त वंश का आदि पुरुष कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि आदि पुरुष के साथ साथ जो है इसमें सबसे मुख्य बिंदु यही है कि आप इसे याद रखें दो बिंदुओं के साथ, कि पहला आदि पुरुष है, ठीक है, दूसरा संस्थापक है, तीसरा महाराज की उपाधि धारण की थी इसने, ठीक है। और ये कुषाण वंश का जो है सामंत कहलाता था, यानी सामंत था संभवतः, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जो एक बात है वो याद रखिएगा कि चीनी यात्री इत्सिंग का नाम आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। चीनी यात्री नाम है इत्सिंग, ठीक है। तो इत्सिंग ने अपने लेख में यह बताया था कि इसने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था, मगध क्षेत्र में मगध क्षेत्र में मंदिर का निर्माण कराया, और इस मंदिर के खर्चे के लिए कि मंदिर को कैसे हम वहन कर पाएंगे, ठीक है, तो मंदिर के लिए जो है याद रखिएगा, या मंदिर के खर्च के लिए जो है 24 गांव दान में दिए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मंदिर के खर्च के लिए 24 गांव ग्राम दान में दिए थे, ठीक है। तो 24 गांव जो है इसने दान में दिए थे, इसकी जानकारी मिलती है किसमें, इत्सिंग के लेख में मिलती है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त के बारे में सिर्फ 3 से 4 बातें याद होना चाहिए कि आदि पुरुष कहलाता है। कई बार सीटेट में, टीचर के एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि व्यापम का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक्स है, उन पे जब 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो लोग लपेट लपेट के क्वेश्चन को वैसे ही परोस देते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि श्रीगुप्त को जो है आदि पुरुष भी कहते हैं और साथ ही साथ संस्थापक भी कहते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पर आता है कौन, तो देखिएगा इसके बाद आता है घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है। तो घटोत्कच जो है, इसको महाभारत काल में आपने इसका नाम सुना होगा, ये नाम सुना है इसके बारे में, कौन था घटोत्कच, भीम का बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भीम का बेटा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है घटोत्कच जो है, याद रखिएगा श्रीगुप्त के बाद जो है ना शासक के तौर पर जो है घटोत्कच का नाम मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभिलेख जब मिलता है, याद रखिएगा, एक अभिलेख है स्कंदगुप्त का सुपिया अभिलेख, ठीक है, स्कंदगुप्त का सुपिया लेख, ठीक है। स्कंदगुप्त का एक सुपिया लेख है, याद रखिएगा। और ये जो सुपिया लेख है बेसिकली कहाँ पर है, रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है, सुपिया क्षेत्र है, याद रखिएगा, वहां से एक लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जब उसमें से वंशावली देखा गया तो उसमें घटोत्कच का नाम मिलता है,
ठीक है। तो इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के सुपिया लेख से मिलती है, याद रखिएगा, और उसमें वंशावली में जो है घटोत्कच का नाम मिला है, ठीक है। और यह माना गया, इसमें श्रीगुप्त का नाम नहीं मिला है, याद रखिएगा। मतलब यह माना जाता है कि गुप्त वंश की शुरुआत कहाँ से हुई है? घटोत्कच से। किसके अनुसार? स्कंदगुप्त के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, घटोत्कच के समय जो है, याद रखिएगा, गुप्त वंश का ठीक है, गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ घटोत्कच से माना जाता है, याद रखिएगा। यानी राजनीतिक इतिहास जो है इसी से माना जाता है कि यहीं से इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि घटोत्कच के समय जो है इसकी जानकारी जो है, ठीक है, पूना और जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख है उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन फिलहाल केवल आप 3 बातें ही याद रखिएगा। पहला कि घटोत्कच जो है इसकी जानकारी जो है स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख से मिलती है, रीवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये। और दूसरा याद रखिएगा कि घटोत्कच के संबंध में जो जानकारी मिली है उसमें जो है आपको रिद्धिपुर ताम्रपत्र, इवन पूना ताम्रपत्र जो है, इन सब से जानकारी मिलती है। पूना अभिलेख भी कहते हैं, याद रखिएगा उससे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यह माना जाता है कि गुप्त वंश का जो राजनीतिक इतिहास है उसका प्रारंभ यहीं से हुआ था, घटोत्कच के समय हुआ था, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि घटोत्कच जो है गुप्त वंश में कोई शासक रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपकी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है यह वास्तविक संस्थापक कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे इतिहासकारों ने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा है। वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक बेसिकली होता कौन है, याद रखिएगा, जिससे किसी वंश की पहचान प्रारंभ होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे आप श्रीगुप्त को सुनते हैं तो श्रीगुप्त जो है ना पूरे शासक के तौर पर नहीं जाना जाता, एक महाराज की पदवी धारण किया उसने। इसका मतलब है कि एक छोटे क्षेत्र के आधार पर जो है सामंत के तौर पर उसने जीवन को जिया। घटोत्कच भी उसी प्रकार से रहा। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आता है, याद रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है इसने काफ़ी बड़ा क्षेत्र विस्तार किया और उसके बाद जो है ये गुप्त वंश को जो है वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना गया। तो इसका मतलब यह है कि यहीं से गुप्त वंश को पहचाना जाता है, इसका सबसे मूल रूप यहीं से माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक के तौर पर। इसके बारे में 3 बातें याद रखिएगा। पहला कि चंद्रगुप्त जो है प्रथम, इसके समय जो इकाई प्रारंभ होती है, याद रखिएगा, इसके शासनकाल की, ठीक है। तो इसके संबंध में 319 से लेकर 350 एडी तक या ईस्वी तक का शासनकाल रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत कहां से मानी जाती है? यहीं से मानी जाती है, याद रखिएगा। गुप्त संवत की शुरुआत मैंने आपको कल बताया था, गुप्त संवत की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। तो गुप्त संवत जो है, और इसको याद रख लीजिएगा, 319 एडी से मानी जाती है, ठीक है। तो गुप्त संवत की शुरुआत 300 एडी से हुई है, 319 एडी से हुई है, ठीक है, या ईस्वी से हुई है, याद रखिएगा। अब इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा तो लिच्छवी की एक राजकुमारी थी, याद रखिएगा, कुमार देवी, ठीक है, नाम था कुमार देवी, ठीक है। इसका विवाह जो है एक कूटनीतिक के तौर पर हुआ था, याद रखिएगा। मैंने बताया था कि गुप्त वंश जो है ना ये 2 तरीके से करता था काम, है ना। तो ये जो है याद रखिएगा कि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, याद रखिएगा, तो इसके विवाह करने से ना इसको क्या मिला था? वैशाली मिला था,
वैशाली क्षेत्र जो है ना दान मतलब दहेज भी मिला, दौरी भी मिला था, याद रखिएगा, इसलिए जो है यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके विवाह के कारण जो है, या विवाह जो है इसके कारण इसे जो है वैशाली का क्षेत्र मिला था। किसको? चंद्रगुप्त को। ठीक है, तो वैशाली का क्षेत्र मिला चंद्रगुप्त प्रथम को विवाह करने के दौरान जो है कुमार देवी से। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसने जो है ना सिक्का चलवाया था। ठीक है, इसके संबंध में जो है एक सोने के सिक्के का नाम याद रखिएगा, सोने का सिक्का याद रखिएगा कि इसने जो है सोने का सिक्का चलवाया था, याद रखिएगा, जिसमें कुमार देवी का नाम खुदवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने सोने का सिक्का चलवाया था जिसमें कुमार देवी का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके सोने के सिक्के के अलावा जो है, ठीक है, यह माना जाता है कि सबसे पहला शासक, ठीक है, यानी कि गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। इससे पहले चांदी के सिक्के किसी ने चलवाए ही नहीं थे, याद रखिएगा। तो गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, ये भी इसके फैक्ट में याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, नाम याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का नाम। ठीक है, एक्चुअल में इसके साथ क्या घटना घटती है तो याद रखिएगा अपने शासन के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी अपने शासन के दौरान जो है ना इसने क्या किया था, राजपाट छोड़ दिया था। मतलब इसकी वैल्यू क्या थी कि शासन के दौरान ही इसने राजपाट छोड़ दिया और समुद्रगुप्त को अपना शासन दे दिया था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए जो है ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक ऐसा शासक था जिसने अपना उत्तराधिकारी जो है तुरंत के तुरंत या जल्दी किसको दे दिया था, समुद्रगुप्त को दे दिया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि इसने जो है वास्तविक संस्थापक के तौर पर इसे जाना जाता है और इसने जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना विस्तार किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में। चलिए, एक महत्वपूर्ण शासक याद रखिएगा जिसने शासन व्यवस्था को मजबूत किया, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है नाम आता है किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, देखिएगा, और इसी को सबसे ज़्यादा याद करने का प्रयास करना है आपको, समुद्रगुप्त को। ठीक है, कारण क्या है, लगभग सबसे बड़ा जो समय है, ठीक है, इसी के समय आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है, सिर्फ इसमें ना दो बातें याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम से। एक, पहला वास्तविक संस्थापक को याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा कि इसका विवाह किसके साथ हुआ था वो याद रखिएगा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पहली बार जो है चांदी के सिक्के चलाने का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। बस इसके अलावा अगर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अगर नहीं याद होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीन बातें याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो है, ठीक है, गुप्त वंश को याद कीजिए, पहले श्रीगुप्त को याद कीजिए, फिर घटोत्कच को याद कीजिए और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम को याद कीजिए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तीन बातें याद रखिएगा कि ये वास्तविक संस्थापक था, इसका विवाह वैल्यू करता है, याद रखिए, क्योंकि वैशाली क्षेत्र इसको विस्तार में मिला है ना, तो याद रखिए कुमार देवी का नाम याद रखिएगा, लिच्छवी की राजकुमारी थी, और उसके अलावा याद रखिएगा चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति था, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले लोगों ने सोने के सिक्के चलवाए थे, याद रखिएगा, इसलिए सोने के सिक्के की वैल्यू नहीं है, चांदी के सिक्के की वैल्यू मिली क्योंकि इसने पहली बार प्रारंभ किया था, प्रचलन में लाया था। देखिए, जैसे ऐसा समझिए कि अभी तक जो है ना भारत में जो है आपने अलग अलग प्रकार के नोट देखे होंगे, 10 का नोट देखा है, 20 का नोट देखा है, ठीक है, लेकिन आपके सामने मान लीजिए 75 का नोट आ जाए, 75 रुपीज़, ठीक है, तो ये फिर स्पेशल हो जाएगा, सरकार ने 75 का नोट निकाल दिया। ठीक है, जैसे आपने देखा 20 का सिक्का चलता है हमारे यहाँ, इससे पहले 20 का सिक्का नहीं था, 100 का सिक्का आ गया है ना, 100 रुपये लिखा हुआ, 100 का सिक्का आपको मिलेगा। तो अब समझिए 100 का सिक्का दिखेंगे आप। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो है ना किसी भी देश में
जितने बड़े रुपए का नोट होगा वह देश उतना ज़्यादा कंगाल होगा। जिस देश में जितना छोटा नोट होगा वो देश उतना ही ज़्यादा आबाद होगा। ठीक है, अमेरिका में जाएंगे आप, यूएसए में जाएंगे तो वहाँ कितना बड़ा नोट मिलेगा आपको, $100 सबसे बड़ा होता है वहाँ का। ठीक है, पाकिस्तान जाइए आप, पाकिस्तान में 5-5 हज़ार का नोट मिलेगा, वो 5,000 का नोट। ठीक है, हमारे यहाँ 2,000 का नोट था, गायब कर दिए उसको, अब नहीं मिलता है ना। वही अगर आप और भी देश में जाएंगे, जैसे कुछ ऐसे देश है जहाँ पर 1-1 लाख के नोट मिलते हैं। ठीक है, 1 लाख का एक नोट। ठीक है, अब उसके बाद उसको लेके घूमिए आप, 1 लाख पॉकेट में है आपके। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, यानी उस देश की वैल्यू कम है इसलिए उसको 1-1 लाख के नोट छापने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों चीज़ों को मायने करता है, यानी नोट आप जितना ज़्यादा छोटा रखेंगे उतना ज़्यादा वहाँ करप्शन कम होगा, और नोट जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा करप्शन होगा। किसी को कोई बोलेगा 1 लाख रुपए दे, तो आप टेबल के नीचे से 1 लाख रुपए एक नोट दे देंगे तो हो गया काम खत्म। लेकिन वही डॉलर में आपको 1 लाख डॉलर देना है तो 100 के नोट गिनने पड़ेंगे, कितने सारे सूटकेस लेके जाना पड़ेगा, आराम से नज़र में आ जाएंगे आप, कैसे देंगे उसको, बैंक से ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, पता चल जाएगा तुरंत, नोट ही देना पड़ेगा, तो नोट नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए करप्शन बच जाता है उस समय। तो याद रखिएगा ऐसे देश जहाँ पर छोटे नोट होते हैं, यानी सिक्के या फिर जो भी नोट है उनकी वैल्यू या उसकी जो वैल्यू है, जैसे 100 का नोट हो गया, अगर यही सबसे बड़ा वैल्यू है तो इसी से गिनना पड़ेगा ना आपको, 500 के नोट तो नहीं गिनने पड़ेंगे, वो कम हो जाएगा। घर में इकट्ठा कहाँ करेंगे आप, आपको घर में पैसा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरा घर बनाना पड़ेगा कि नोट भरना है इसमें। ठीक है, लेकिन वही 1000 का नोट, 5000 का नोट ऐसे रख दो, आराम से छोटे से जगह पर करोड़ों रुपए रख लिया आपने। इसी तरीके से जो है करप्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है हर देश ये बात को समझती है कि जितना बड़ा नोट होगा उतना ज़्यादा करप्शन उस देश में चलेगा। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में करप्शन भर भर के चलता है। ठीक है, हालांकि हमारा देश पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल होने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे प्रशासन मजबूत हो रहा है कंट्रोल हो रहा है। चलिए, तो देखिएगा इसके बाद आता है समुद्रगुप्त का नाम। ठीक है, याद रखिएगा इस पूरे राज व्यवस्था में 3 राजाओं का नाम आपको याद रखना है। भले ही मैं आपको 50 पढ़ा दूं, लेकिन 3 का नाम मत भूलिएगा कभी भी, और 3 का काम मत भूलिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन 3 को नहीं भूलना है। ठीक है, बाकी कहानी फिर सेकेंडरी है, याद रखिएगा, क्योंकि कुमारगुप्त से सिर्फ एक लाइन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया, कुमारगुप्त, बात खत्म, कहानी खत्म, है ना। लेकिन याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वास्तविक संस्थापक के तौर पर गुप्त वंश को मजबूत किया। समुद्रगुप्त आया, इसने विस्तार कर लिया, और चंद्रगुप्त द्वितीय आया, उसने विस्तार किए हुए चीज़ों को होल्ड किया, प्रॉपर सिस्टमेटिक किया। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धिमानी के तौर पर इन तीनों का ही नाम सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त याद रखिएगा, कुमार देवी का पुत्र, याद रखिएगा समुद्रगुप्त, है ना, कुमार देवी का पुत्र है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसका शासनकाल जो रहा है 350 से 375, कहीं कहीं पर 380 भी लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन 375 तक का समय शासनकाल रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपने शासन के दौरान ही, अपने शासन करते हुए दौरान ही क्या किया था, समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो पृष्ठभूमि के तौर पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन के दौरान समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और इस तरीके से समुद्रगुप्त शासक बना अपने शासनकाल के दौरान। 350 से इसका शासनकाल प्रारंभ होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो समुद्रगुप्त के साक्ष्य तो एक ही सबसे वैल्यूएबल है, याद रखिएगा, वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति। तो इसके साक्ष्य हैं हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इनके संबंध में आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, वो ये है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, किस शैली में लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति को, तो याद रखिएगा इसकी जो शैली है वो है चंपू शैली।
प्रयाग प्रशस्ति का जो शैली है लिखा गया वो चंपू शैली में लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसके अनुसार जो है समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया था। मतलब इसी में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति से जो है, ठीक है, जैसे ही प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख या स्तंभलेख को पढ़ेंगे आप, तो याद रखिए उसके 7वें श्लोक में ये सारी जानकारी मिलती है, 7वें श्लोक में, ठीक है। कौन सी जानकारी? उसके विजय अभियान की जानकारी। विजय अभियान कितने चरणों में? 5 चरणों में, याद रखिएगा। उसका विजय अभियान जो है 5 चरणों में पूरा हुआ था, और ये 5 चरणों में उसने कभी भी हार का सामना नहीं किया, ठीक है। अब देखिएगा ये 5 चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला चरण, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखिएगा। यानी समुद्रगुप्त ने जो है 5 चरणों में विजय अभियान किया था। पहला, प्रथम चरण, सबसे पहले याद रखिएगा उसने आर्यवर्त पर आक्रमण किया था। आर्यवर्त, ठीक है, आर्यवर्त क्षेत्र, याद रखिएगा। आर्यवर्त किसे कहते हैं? उत्तर भारत को कहते हैं, ठीक है। तो आर्यवर्त क्षेत्र जो था ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, याद रखिएगा, उत्तर भारत का क्षेत्र, आर्यवर्त। दूसरा था आपका दक्षिणा पथ अभियान, ये है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ठीक है। दक्षिण भारत का मतलब होता है आपका कि दक्षिण क्षेत्र जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है ना। इसी के अंतर्गत याद रखिएगा दक्षिणा पथ जो है ना इसके अंतर्गत जो है दक्षिणा पथ विजय को आप बस ये समझिएगा कि भारत में उड़ीसा वाला जो रूट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके नीचे का जो रूट है, याद रखिएगा, उसे दक्षिणा पथ कहते हैं। आंध्र प्रदेश तक जाता है जो, ठीक है, तो उस रूट को कहते हैं हम लोग दक्षिणा पथ, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा आट्विक राज्य, आट्विक राज्य, ठीक है। आट्विक राज्य जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत उसने विजय हासिल किया था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विंध्य का क्षेत्र। तो विंध्य का क्षेत्र क्या है? आट्विक राज्य है, ठीक है। जहां पर एमपी का जो विंध्य क्षेत्र वाला हिस्सा है उसे कहेंगे आट्विक राज्य, ठीक है। और इसी के बाद आता है आपका विदुषी राज्य, विदुषी राज्य। तो विदुषी राज्य के अंतर्गत याद रखिएगा कि जो विदुषी राज्य है इसके अंतर्गत आता है आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ठीक है, जहां पर कुछ विदेशी राजा रहा करते थे, याद रखिएगा, उनको पराजित किया था इसने, ठीक है। और उसी के बाद याद रखिएगा एक है आपका सीमांत राज्य, सीमांत राज्य, ठीक है। ये 5 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जिसको इसने जीता था, ठीक है, ये 5 अभियान के तहत। और ऐसे में जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इसने जीत लिया था, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा 5 राज्यों के बारे में, 5 क्षेत्र के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि इसने जब आर्यवर्त को जीता था तो यहाँ पर 5 राजाओं को हराया था, 9 राजाओं को हराया था, ठीक है, 9 शासकों को या राजाओं को हराया। यानी इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण 9 राजाओं को हराया था, याद रखिएगा, जिसमें अगर आप कुछ क्षेत्र लिखना चाहें तो विदिशा कह सकते हैं, विदिशा के क्षेत्र को हराया था, अहि क्षेत्र को हराया था, ठीक है। उसी प्रकार जो है जैसे आपका चंपावती क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो वो 9 राजाओं को इस क्षेत्र में हराया था, आर्यवर्त क्षेत्र में, ठीक है। और उसी के बाद याद रखिएगा कि जैसे ही हम दक्षिणापथ की बात करते हैं, दक्षिणापथ में भी इनके जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, 12 राजाओं को हराया था इसने। यानी इस क्षेत्र में जो है 12 शासकों को हराया था, ठीक है। 9 राजाओं को आर्यवर्त क्षेत्र में, 12 राजाओं को
दक्षिणापथ क्षेत्र में, ठीक है। और उसी प्रकार देखिएगा तीसरा है आठवीं राज्य, तो इस क्षेत्र में है आपका विंध्य क्षेत्र, ठीक है, विंध्य क्षेत्र को जीता आठवीं राज्य के तौर पर। और उसी प्रकार याद रखिएगा आपका विदुषी राज्य, तो ये पश्चिमोत्तर राज्य है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर राज्य जो है याद रखिएगा, इसके अंतर्गत विदेशी शासकों को हराया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है याद रखिएगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब सीमांत राज्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा सीमांत राज्य में आता है पंजाब क्षेत्र, नेपाल, इस तरीके के क्षेत्रों को हराया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल इसके क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जिसमें ये सभी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जबलपुर, विंध्य क्षेत्र और गाजीपुर उत्तर प्रदेश का आठवीं राज्य में शामिल होते हैं। उसी प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। तो 12 लोगों को या 12 राज्य को जीता था, युद्ध की नीति थी इनकी, है ना। तो ये कैसे याद रखना है इसको, आपको ना ये नाम याद रखना है कि एक्चुअल में आर्यवत, दक्षिणापथ, सीमांत, विदुषी या विदेशी क्षेत्र और उसके अलावा आठवीं राज्य, ठीक है। 5 राज्य है या 5 तरीके हैं, राज्य तो बहुत सारे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त का जो अभियान है वो 5 चरणों में हुआ था। पहला चरण क्या था, आर्यवत था, ठीक है, पहला चरण। हालांकि चरणों के हिसाब से हम गिनती पे नहीं आ सकते कि दक्षिणापथ दूसरे चरण में था क्या, नहीं था ये, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन ये याद रखिएगा कि 5 चरणों में इसने जीत हासिल की थी। पहला चरण था आर्यवत, ठीक है, याद रखिएगा, पहला आर्यवत है, दूसरा दक्षिणापथ है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे आठवीं राज्य, जिसमें एमपी का उत्तर प्रदेश का गाजीपुर आता है, जबलपुर आता है और विंध्य क्षेत्र आता है, याद रखिएगा, आठवीं राज्य कहते हैं इसको, ठीक है। उसके देखिए आठवीं राज्य की कहानी ना हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लोग ना सपोर्ट करते थे, याद रखिएगा, ऐसे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी का जो हिस्सा बन रहा है ना, तो उसकी कहानी कुछ अलग है, उस पर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा आठवीं क्षेत्र जो था ना, क्योंकि दक्षिणापथ छत्तीसगढ़ का जो एरिया है इसको दक्षिणापथ कहा जाता है, ठीक है, तो ये दक्षिणापथ में जीत लिया गया था। इसी समय जो है यहाँ पर नल वंश, ठीक है, वाकाटक वंश, ठीक है, ये सब लोग थे। तो समुद्रगुप्त ने वाकाटक को छोड़ दिया था, ठीक है, यानी वाकाटकों का जो क्षेत्र था उसको छोड़ा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे वाकाटक की बात करते हैं, सातवाहन काल की बात करते हैं, तो सातवाहन जो है ना वो विलुप्ति के कगार पे थे। जब तक ये फल फूल रहे थे गुप्त वंश, तब तक सातवाहन जो है समाप्त होने लगे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्यवत, दक्षिणापथ और उसके बाद है आपका आठवीं राज्य, 3 याद हो गया। इसके बाद बोलेंगे सीमांत राज्य, ठीक है। सीमांत राज्य जो होते हैं याद रखिएगा जो हमारे बाउंड्री से लगते हैं, पंजाब बाउंड्री पर है, नेपाल बाउंड्री पर है ना, इन क्षेत्र को जीता। और उसके बाद याद रखिएगा आपका विदुषी राज्य जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आते हैं, तो ये 5 ही हैं, याद रखिएगा। अब इसकी नीति को याद कीजिएगा कि ये कौन सी नीति से ये क्षेत्र जीतता था, ठीक है। तो देखिएगा ये एक पॉलिसी चलाता था जिसे हम युद्ध नीति कहेंगे, युद्ध नीति, ठीक है। इसकी जो युद्ध नीति थी याद रखिएगा, जो युद्ध नीति जो थी याद रखिएगा वो था आपका ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह याद रखिएगा, इसके 3 नीतियों में शामिल थे, ठीक है। पहला क्या करना, तो पहला याद रखिएगा इसकी जो नीतियां थी वो इसी में थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति पर काम करता था ये। अब ये जो नीति है ग्रहण, अनुग्रह, मोक्ष और अनुग्रह, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये कैसे काम करता था इसमें, ठीक है। देखिएगा जब इसने दक्षिणापथ को पराजित किया था याद रखिएगा, तो दक्षिणापथ के लिए ना 3 उपबंध निकाले थे, इस विशेष तौर पर ये नीति निकाली थी, ठीक है। आर्यवर्त की तरफ नहीं किया था इसने दक्षिणापथ वाला जो काम किया था ना, दक्षिणापथ के लिए छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र के लिए जो है आगे जब जितने भी नीचे की तरफ ज्यादा चला गया, दक्षिण क्षेत्र में तक गया था, तो उस क्षेत्र में याद रखिएगा पहले ग्रहण का मतलब क्या होता है, शत्रु को हराना, ग्रहण कर लेना, आपका सब चीज जो है मेरा होगा, है ना। तो ये जो था याद रखिएगा, ग्रहण करने की नीति आती है, शत्रु पर अधिकार करना, ठीक है। उसी बात जो है मोक्ष, शत्रु को छोड़ देना, ठीक है। मोक्ष का मतलब क्या होता है, शत्रु को छोड़ देना। और अनुग्रह का मतलब होता है दया दिखाना। दया किस तरीके से, शत्रु का जो राज्य जीता है आपने वो वापस कर देना, ठीक है। तो याद रखिएगा, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया दिखाना। राज्य को लौटा देना, ठीक है। तो ये जो था याद रखिएगा तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, इसने जो है जब विदेशियों को हराया, ठीक है, अभी विदुषी राज्यों को जीता, ये दक्षिणापथ के लिए याद रखिएगा ना, विशेष तौर पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो नीति अपनाई थी वो किसके लिए अपनाई थी, दक्षिणापथ के लिए। अब इसके बाद जो है एक नीति और अपनाई थी इसने, देखिएगा विदेशी राज्यों में जो है ना, इसने शकों को हराया था, कुषाणों को हराया था और मरुंड को हराया था, ठीक है। शक जो थे याद रखिएगा, उसी के बाद जो है कुषाण थे, ठीक है। कुषाण के अलावा जो है मरुंड थे, याद रखिएगा। तो शक, कुषाण आदि जितने भी लोग थे याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे ये, ठीक है। और यहां पर भी इसने जो है कुछ विधियां अपनाई थी, याद रखिएगा, जिसे 3 विधियों के तौर पर जाना जाता है। 3 विधियां, ठीक है, जिसमें पहला विधि था याद रखिएगा, विदेशी लोगों को अपने अधिकार में करने के लिए जो है ना, इसने 3 विधियां अपनाई थी, याद रखिएगा। पहला है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन विधि, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा एक जाल है, समझिए, जिसमें उसने काफी बड़ा क्षेत्र जीता था, ठीक है। आत्मनिवेदन का मतलब क्या होगा कि समुद्रगुप्त जो है ना सम्राट बन चुका था, काफी बड़ा एरिया जीत लिया था उसने, है ना। तो उसने क्या किया, याद रखिएगा, कि ऐसा बोला कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर दया करूं, आपको बचाऊं, तो आप मेरे पास आके खुद निवेदन कीजिए, यानी सम्राट के समक्ष प्रस्तुत होकर निवेदन करना, आत्मनिवेदन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कन्योपायन, कन्योपायन, ठीक है। कन्योपायन क्या होता है, याद रखिएगा, अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं से विवाह करा देना। अगर आपको लगता है कि आप जो है हार जाओगे, अगर मुझसे बचना है, तो अपनी कन्या का विवाह जो है गुप्त किसी राजा से करा दो। अब इससे क्या होगा, क्षेत्र विस्तार होगा इनका, ठीक है। तो कन्योपायन दूसरी विधिया थी। इसी प्रकार तीसरी विधिया थी, याद रखिएगा, गुरुमंतक, गुरुमंतक, ठीक है। तो गुरुतुमंतक याद रखिएगा, जिसमें अपने गुरु या स्वविषय के लिए या भुक्ति के लिए जो है याचना करना, ठीक है, शासन याचना करना और शासनादेश प्राप्त करना। मतलब अब आप जो भी बोलेंगे मैं अपने क्षेत्र में वही शासन लागू करूंगा, इसे कहते हैं गुरु मंतक, मुझे गुरु बना लेना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 3 विधियां चलाता था कौन, समुद्रगुप्त, किस क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसके अलावा जो है सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी 3 नियम लागू किए थे उसने, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए देखिएगा, सीमांत राज्य के लिए कुछ विधियां जो है सीमांत राज्यों के लिए किया था। तो पंजाब, नेपाल जैसे क्षेत्र जो था, याद रखिएगा, उसमें जो है पहला सर्व कर दान, नाम है सर्व कर दान, इसका मतलब है सभी प्रकार के टैक्स या कर का भुगतान करो, ठीक है, जितने भी टैक्स होंगे सभी टैक्स को भुगतान करो। दूसरा है
आज्ञाकरण, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आज्ञाकरण, सभी प्रकार की आज्ञा को मानना। उसके बाद आता है आपका प्रणामागमन, प्रणामागमन, ठीक है। प्रणामागमन जो होता था याद रखिएगा, यानी प्रणाम करने राजधानी आना। मतलब पुलिस वाले करते हैं ना क्रिमिनल के साथ कि डेली आपको अटेंडेंस लगाने जाना पड़ेगा, कि आप इसी क्षेत्र में रहते हो, सुबह जल्दी 9 बजेगा अटेंडेंस लगाने पहुंच जाओ, ठीक है। वैसे ही जो है प्रणामागमन था कि पंजाब से आप मेरे पास आओगे कि आपको जो है यहाँ पर प्रणाम करने राजधानी आना पड़ेगा, ठीक है। सोच लीजिए क्या दिक्कत वाली बात है कि कोई राजा जो है हरा चुका है और अपनी राजधानी बैठा है और हमें जाना पड़ रहा है कहाँ, उसको प्रणाम करने राजधानी में, ठीक है, डेली, फिर वापस आके अपना काम करना है, ठीक है। तो ऐसे में तो है एक थोड़ा सा समझिए कि किस तरीके से दबाव वाली ज़िंदगी जो है यहाँ पर जीनी पड़ेगी ऐसे में, ठीक है। लेकिन शासन चलाना है तो करना पड़ेगा। तो ये जो है सीमांत राज्यों के लिए 3 विधियाँ थी, सर्व करदान, जिसमें आज्ञाकरण और प्रमाणागमन, ठीक है। प्रणामागमन जो है प्रणाम करने राजधानी जाओ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो याद रखिएगा इसका साम्राज्य विस्तार मैं आपको बता रहा हूँ कि समुद्रगुप्त के समय जो है कितना विस्तार कर लिया था इसने। साम्राज्य विस्तार, तो याद रखिएगा उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी, ठीक है। यानी उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में नर्मदा नदी तक जो है इसका विस्तार कर लिया था, याद रखिएगा इसका राज्य का विस्तार था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है याद रखिएगा एक समकालीन शासक के बारे में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन शासक कौन रहा है, तो याद रखिएगा मेघवर्ष, इसका नाम है मेघवर्ष और ये श्रीलंका का शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। ये श्रीलंका का शासक था और इसने जो है ना समुद्रगुप्त से जो है एक क्षेत्र भी मांगा था, गया में बोला था कि मुझे मठ बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने जो है याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय जो है शासक का नाम है मेघवर्ष, ये श्रीलंका शासक था और इसने जो है गया में मठ बनाने का आज्ञा मांगा था, ठीक है। यानी मठ बनाने के लिए जो है श्रीलंका के शासक ने जो है अनुमति मांगी थी, याद रखिएगा बौद्ध मठ बनाने के लिए, ठीक है। अब इसकी उपाधियां जो हैं याद रखिएगा कौन कौन सी उपाधियां धारण किया था इसने, तो इसकी उपाधियों का नाम याद रखिएगा कि कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। सबसे पहले याद रखिएगा इसने जो है लिच्छवी दहित्र कहा जाता था, लिच्छवी दहित्र, ठीक है। लिच्छवी दहित्र क्यों, क्योंकि इसकी माता कहां से थी, लिच्छवी से थी, ठीक है। तो याद रखिएगा लिच्छवी का पोता, सॉरी क्या कहना चाहिए हमें, नाती, है ना, याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है दूसरा जो है इसने धरणीबंध कहा, धरणीबंध, अपने आप को धरणीबंध कहता था, ये उपाधि धारण किया था धरणीबंध, यानी पृथ्वी के बड़े हिस्से को जीतने वाला या उसे बांधने वाला, ठीक है, पृथ्वी को बांधने वाला। इसके अलावा जो है 100 युद्धों का विजेता, ठीक है, 100 युद्धों का विजेता, परम भट्टारक, परम भट्टारक, ठीक है। उसके बाद जो है इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ कराया इसने, तो इसने अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद जो है उसकी भी एक उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, जिसमें इसे कहा गया, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ पराक्रम, ठीक है। जब इसने अश्वमेध यज्ञ कराया, अब देखिए लड़ लड़ कर थक गया था,
तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जिसमें आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लड़ना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप घोड़े पूजा पाठ किया, यज्ञ करवाया और घोड़े को छोड़ दिया, जो जो उसके सामने झुका वो आपके सामने छोटा बन गया, ठीक है, और इस तरीके से आपको लड़ना नहीं पड़ा और आप पूरे क्षेत्र का विजेता बन गए, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान था। तो पहले तो खूब लड़ लीजिए, उसके बाद जब आपने बहुत सारे क्षेत्र को जीता हुआ है, फिर उसके बाद आगे लड़ने की जरूरत नहीं है, अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए, उसका क्षेत्र अपने आप विस्तार हो जाता था, ठीक है। तो इसने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया, उसके बाद इसे कहा गया अश्वमेध यज्ञ पराक्रम, ठीक है। उसके अलावा जो है इसे कहा जाता था, याद रखिएगा, कविराज, कविराज, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी उपाधियां इसकी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद इसके समय जो है ना 2 संरक्षित विद्वान थे, यानी इसके शासनकाल में 2 विद्वानों को संरक्षित करता था। एक का नाम तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं, जिसका नाम हरिसेन है, दरबारी कवि है ना। विद्वान एक था, याद रखिएगा, वसुमित्र, और दूसरा था, याद रखिएगा, हरिसेन, ठीक है। इसके समय में संरक्षित जो विद्वान थे वो 2 थे, वसुमित्र और हरिसेन, ठीक है। वसुमित्र कौन था, तो याद रखिएगा बौद्ध विद्वान था। अब देखिएगा, इसने जो है जो सांस्कृतिक योगदान दिया है भारत के क्षेत्र में, यानी किस तरीके से जो है इन्होंने सांस्कृतिक योगदान दिया भारत के क्षेत्र में, इससे जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 बातें याद रखिएगा, इससे संबंधित 3 बातें। पहला, इसका कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे। पहला, ये क्या था, कवि था। दूसरा, संगीतज्ञ था। और तीसरा, शिक्षा को संरक्षित करता था, ठीक है। कविराज था, इसलिए कविराज कहलाता था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा संगीतज्ञ था, ठीक है, और विद्या का संरक्षक था, याद रखिएगा, विद्या संरक्षक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि कविराज उपाधि धारण किया था इसने, है ना। इसका एक सिक्का जो है बहुत फेमस था, याद रखिएगा, जो आपको याद रखना है। इसका एक सिक्का जो था बहुत फेमस हुआ था, वो था वीणा वादन करते हुए, एक सिक्का बहुत फेमस था इसका, वीणा वादन करते हुए सिक्का, समुद्रगुप्त का, ठीक है। ठीक है, अब इसी में एक बात याद रखिएगा, जो फैक्ट है, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है इस पे। एक व्यक्ति है विंसेंट स्मिथ, इसने अपनी पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें इसे क्या बोला गया है, भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने जो है इसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये याद रखिएगा, इसे भारत का नेपोलियन का उपाधि मिला था, ठीक है। अब इसके समय जो है 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा प्रचलित थी, उसको याद रखिएगा, 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा। पहला मुद्रा का नाम है गरुड़ मुद्रा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कई बार जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्रगुप्त के कौन सी मुद्रा जो है प्रचलित नहीं है, या समुद्रगुप्त की कौन सी मुद्रा प्रचलित है। तो 6 मुद्रा का नाम याद रखिएगा। दूसरा है आपका धनुधर मुद्रा, तीसरा है आपका परशु मुद्रा, ठीक है, परशु मुद्रा। और चौथा है आपका अश्वेग मुद्रा,
अश्वमेघ मुद्रा, और पांचवा मुद्रा है याद रखिएगा व्याघ्रहंता मुद्रा, और छठवां मुद्रा का नाम याद रखिएगा जिसे कहा जाता है वीणा शरण, वीणा शरण मुद्रा। ठीक है, ये 6 मुद्रा जो है प्रचलित थी समय में, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जब याद रखिएगा, आपको याद रखना है ये। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा पहला इसकी उपाधि में आप 3 बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। एक उपाधि आपका कविराज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है धरणीबंध। ठीक है, और इसके बाद एक याद रखिएगा अश्वमेध। ठीक है, लिच्छवी दहित्र जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति में इसका नाम मिलेगा, लिच्छवी दहित्र कहा गया इसे। ठीक है, यानी लिच्छवी का जो है नाती है ये। ठीक है, उसके नाम पर उपाधि नहीं है, एक तरीके से उसकी पहचान ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें बाकी 3 को याद कर लीजिएगा। परम भट्टारक तो कॉमन आपको सबके ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए ये 3 नाम याद रखिएगा, धरणीबंध, अश्वमेघ पराक्रम, और कविराज सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिए कविराज। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसको आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, वसुबंधु नाम है। ठीक है, विद्वान का नाम है वसुबंधु। ठीक है, ये बौद्ध विद्वान था, याद रखिएगा। आपने वसुमित्र लिखा है तो उसको वसुबंधु कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा योगदान जो है इसका 3 क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। एक कवि के क्षेत्र में संगीतज्ञ था। ठीक है, संगीतज्ञ होने का मतलब वीणा वादन वो खुद करता था। ठीक है, इसलिए संगीतज्ञ गाना या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाता था, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है शिक्षा यानी विद्या को संरक्षित करता था। शिक्षा का मतलब मैंने शिक्षा बताया आपको, ये विद्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो विद्या समझ के चलिएगा इसको। और उसके बाद वीणा वादन करते हुए जो है इसका सिक्का प्रचलित हुआ था। इसमें 6 प्रकार के सिक्के चलते थे, याद रखिएगा, गरुण, धनुधर, परशु। ठीक है, गरुण, उसके बाद धनुधर, परशु, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता, व्याघ्रहंता किसे कहते हैं, जो बाघ को मारा हो। ठीक है, व्याघ्रहंता, याद रखिएगा। और अंतिम है आपका वीणा शरण, यानी वीणा वादन करने वाला। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है इसके समुद्रगुप्त के संबंध में। ठीक है, और बहुत बार, लगभग समझिए 3 से 4 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिक्के से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्षेत्र पूछे जाते हैं, कौन से 5 चरण के कौन से क्षेत्र हैं, और सिक्के पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है शासकों के तौर पर रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा एक टॉपिक है, हालांकि इसके बारे में ना जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक शासक का नाम रामगुप्त के तौर पर जाना गया है इस समय। देवी चंद्रगुप्तम में जब आप पढ़ेंगे ना, देवी चंद्रगुप्तम जो है उसमें थोड़ा सा जो है रामगुप्त के बारे में एक शासक के तौर में बताया गया है। ठीक है, सिर्फ उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना मुझे लिखा हुआ उसमें मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा रामगुप्त के संबंध में जो है थोड़ी जानकारी मिली, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, वंशावली में से कोई साक्ष्य नहीं है। वंशावली में जो है समुद्रगुप्त के बाद किसका नाम आ जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि रामगुप्त जो है इसके बारे में 3 बातें कही गई हैं। ठीक है, पहला कि रामगुप्त जो है एक दुर्बल शासक के तौर पर अस्तित्व में था या नहीं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा कि इसके संबंध में साक्ष्य का
अभाव है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, इसकी जानकारी थोड़ी सी कहां से मिली है, देवी चंद्र गुप्तम से यह नाम की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसके संबंध में जो है कई बार ऐसा जानकारी मिला है, याद रखिएगा। तो रामगुप्त के संबंध में याद रखिएगा क्यों ऐसा बात आता है, तो देखिएगा रामगुप्त का जो संबंध है, ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त का कोई बड़ा भाई था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई बड़ा भाई था जिसका नाम रामगुप्त था। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, मैंने ये कहानी भी शायद पहले बताई होगी कभी, तो याद रखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि इसके समय में ना शकों का आक्रमण हुआ था। रामगुप्त के समय जो है शकों का आक्रमण हुआ था, है ना। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि स्कंदगुप्त के समय शकों का आक्रमण हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रामगुप्त के समय जब शकों का आक्रमण हुआ था तो ऐसी स्थिति बनी थी, याद रखिएगा, कि रामगुप्त ने जो है ना एक समय था कि शकों के साथ ना डील साइन कर लिया था रामगुप्त ने। उसने अपनी पत्नी ध्रुव सामनी को जो है ना, देखिए ध्रुव सामनी जो है बहुत सुंदर थी, तो ऐसा कहा जाता है कि शक जो है ना एक आक्रमणकारी के तौर पर जो है रामगुप्त से उसकी पत्नी चाहते थे। ठीक है, यानी शक जो थे वो चाहते थे कि रामगुप्त की पत्नी जो है ना उससे हम विवाह कर लें, शक जो है वो विवाह कर लें। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ध्रुव सामनी या ध्रुव देवी। ठीक है, तो ऐसे में जो है ऐसा कहा जाता है इतिहास में कई बार, कई अलग अलग जगह पर, कई अलग पन्नों में जो है इस तरीके से लिखा गया है कि शक जो है ना उसको किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, तो किडनैप कर लेते हैं तो फिर स्थिति ये बनती है। अब किडनैप किया हुआ जो व्यक्ति होता है, याद रखिएगा क्या होता है, अब इसमें दो रूप दिखाया गया है। पहला कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना ये महिला का वेश धारण करता है। ठीक है, और महिला का वेश धारण करके ध्रुव सामनी बन जाता है। ठीक है, और इसको शक जो है उठा के ले जाते हैं। ठीक है, और जब इसको उठा के ले जाते हैं तो उसके बाद जो है ये जो है शकों को मार देता है। इसलिए जो है शकों को मारने वाला जो है ना व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पर आता है। ठीक है, और रामगुप्त जो है बहुत दुर्बल शासक था, इसलिए जो है वो शासन आगे नहीं चलाता, इसलिए जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यही छोटी सी घटना है जिसके कारण जो है रामगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 पॉइंट पे लिख लेते हैं। देखिएगा, पहला रामगुप्त की अच्छा, कुछ लोग जो है ना ये मानते हैं कि इसने अपहरण नहीं किया था, शकों ने अपहरण नहीं किया था, रामगुप्त दे आया था अपनी पत्नी को ही। ठीक है, ऐसा माना जाता है, यानी इतिहासकार ये कहते हैं कि रामगुप्त जो है ना बहुत कमजोर था और बहुत डरता भी था इस चीज़ से। ठीक है, तो ऐसे में आप देखिए 2 तरीके हैं, दोनों भाई ने मिलकर गेम खेला। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बना दिया, ध्रुव सामनी, और बोला ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद जो है अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, शकों को वध कर दिया, सीधे से मार दिया। ठीक है, तो ये जो 2 घटना है इसमें आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि रामगुप्त सच में कमजोर था कि उसने दे दिया था, कि इन लोगों का प्लानिंग था ये। ठीक है, तो ये प्लानिंग टाइप से भी दिखता है और ये जो है इस तरीके से भी दिखता है कि कमजोर था तो दे दिया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम अपहरण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्रुव सामनी को जो है शकों को सौंप दिया था, जिससे ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों की हत्या कर दी थी, ये याद रखिएगा। अब ये यहाँ पर 2 बातें हैं, बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ध्रुव सामनी बनकर चंद्रगुप्त द्वितीय गया हुआ था। ठीक है, महिला का रूप रखकर, और या फिर याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपनी भाभी को बचाने चला गया था। ठीक है,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और रामगुप्त की जो है यहाँ पर हत्या भी हो जाती है, रामगुप्त समाप्त हो जाता है इसी के बाद जो है। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, ध्रुवसाम्नी से विवाह भी कर लिया था। ठीक है, यही छोटी सी घटना है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि रामगुप्त के समय ये घटना घटी थी। अब देखिए इसके दो प्लानिंग वाला है, जैसे कि मैंने बताया कि इतिहासकार ने इसको अलग अलग बिंदुओं से देखते हैं। पहला यह देखते हैं कि जो घटना हो रही है एकदम फ्लो में जा रही है। फ्लो में कैसे, उस घटना को समझिएगा। रामगुप्त है, उसका विवाह हुआ है ध्रुवसाम्नी से, ठीक है। इसी समय जो है शकों का आक्रमण बढ़ता है गुप्त वंश में, ठीक है। लेकिन रामगुप्त जो है बहुत कमजोर शासक था, और ऐसे में शकों का जब आक्रमण हुआ या शक जब आए रामगुप्त के पास जो है आक्रमणकारी तौर पर जो है, तो इसको ध्रुवसाम्नी को देखकर जो आसक्त हो गए, और ऐसे में जो है उसने डील साइन किया। डील कहने का मतलब है इन दोनों के मध्य संधि हुई कि जो है अपनी पत्नी को हमें सौंप दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, ठीक है। अब इस बात को सुनकर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आया, और उसने देखा कि अपने बड़े भाई की कायरता देखी कि अपनी पत्नी को सौंप दिया इसने, ठीक है। ऐसे में मौके को संभालने के लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है महिला का रूप रखा, और उसके बाद शकों के साथ चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब इसका मतलब हो सकता है कि उसने चेहरा ना देखा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है शकों के पास जाकर शकों की हत्या कर दी, वापस आया, अपने भाई को मार दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी, और ये कहानी जो है या जो ये ऐतिहासिक घटना है इतिहासकार के द्वारा है। और दूसरी की बात करें तो फिर एक प्लानिंग आती है, याद रखिएगा, जो कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मिलकर आती है, ठीक है। तो इतिहास में इसी जानकारी के साथ जो है कहाँ पर मिला है, तो देवी चंद्रगुप्तम में इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है रामगुप्त के बारे में, और इसीलिए जो है वंशावली में इसके बारे में साक्ष्य नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने याद रखिएगा अपने उपाधि धारण की थी देवगुप्त, देवराज, इस तरीके की उपाधि धारण की थी इसने, ठीक है। किसने, चंद्रगुप्त ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है, याद रखिएगा, इसके अलावा इसे देवश्री, देवराज, देवगुप्त ऐसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, उपाधि के तौर पर। लेकिन जैसे ही पश्चिमी क्षेत्र में जो है शकों पर विजय प्राप्त किया था, याद रखिएगा, तब से ये क्या बन गया था, विक्रमादित्य बना था, याद रखिएगा। आपको याद होगा विक्रमादित्य यानी कि मालवा के शकों को हटाने वाला, ठीक है, हमने पढ़ा था इससे पहले। तो याद रखिएगा जब इसने जो है क्या किया था, मथुरा में, ठीक है, पलायन करवाया था मालवा से। शक कहाँ भाग गए थे, मथुरा भाग गए थे। जब इसने शकों को हराया था, याद रखिएगा, तब इसने एक उपाधि धारण की थी जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य, ठीक है। तो शकों को हराने के बाद जो है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि मैंने कल ही बताया था आपको कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी। गुप्त वंश की राजधानी हमने कल ही परसों ही डिस्कस किया था। याद रखिएगा गुप्त वंश की साधारण जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र में, लेकिन विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है दूसरी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा। इसने राजधानी ट्रांसफर नहीं की है, याद रखिएगा, ठीक है। इसने एक के होते हुए दूसरा बनाया है, ठीक है, और वो था आपका उज्जैन, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के साथ इसने दूसरी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा, उज्जैन को, ठीक है। उज्जैन को राजधानी बनाया, याद रखिएगा, उज्जैनी को दूसरा राजधानी बनाया था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं इस पे। आज का जो टॉपिक रहा है थोड़ा सा क्लिष्ट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कहानी खत्म हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा यही एक दूसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कल हम जो है प्रशासन की व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो कल का टॉपिक है, जैसे देखिए ये जो टॉपिक है लगभग 15 मिनट का टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। और उसके बाद सीधे से फिर सारे जो राजा हैं या गुप्त वंश के जो शासक हैं, याद रखिएगा, उसमें 2-2 लाइन या 3-3 लाइन की जानकारी केवल है इसमें सिर्फ फिर आप विष्णुगुप्त के पास पहुंचेंगे और वो जो है अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो अंतिम शासक के तौर पर जब ये जाना जाएगा, याद रखिएगा, उसके बाद गुप्त व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद इसके प्रशासन को हम पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय में समय क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके समय जो है राज दरबार काफ़ी हैवी हुआ करता था, यानी इसके समय जो है जो
दरबारी जो लोग हैं याद रखिएगा, उनमें 9 दरबारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के साथ जो है इसकी जो प्रशासन व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसी की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था, ठीक है। तो ऐसे में जो है इसके समय में आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को ज़्यादा याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में खासकर इसके दरबार में उपस्थित विद्वान जो है ना, ये सबसे फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे आपने जितने भी नाम सुने हैं दरबारों में, उसमें 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक अकबर के 9 रत्न, ठीक है, शिवाजी के 8, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9, याद रखिएगा। ये 3 को याद रखना है। इनके दरबार में जो विद्वान थे ना, उनका नंबर भी आपको याद रखना पड़ता है। अकबर के 9 रत्न होते हैं, है ना, शिवाजी के 8 होते हैं। एक बार पूछा गया था, आपके व्यापम का ही एग्जाम है, याद रखिएगा, कि निम्न में से विद्वानों के क्रम पर शिवाजी के कितने विद्वान थे, ठीक है। तो ये थे आपके 8, ठीक है, और बाकी दोनों के 9-9, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 और आपके अकबर के 9, ठीक है। चलिए